नमस्कार, मैं संजय कुमार देवांगन, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव से। इससे पहले आपने मेरे 2 वीडियो देखे होंगे जो फेमा से ही संबंधित है। पहली वीडियो में मैं केवल फेमा से संबंधित जो पारिभाषिक शब्दावलियाँ हैं, अधिनियम कैसे लागू हुआ, उसके क्षेत्र क्या हैं, इसके संबंध में बताया था। और दूसरी वीडियो में मैं इस अधिनियम को क्यों लागू किया गया था, अधिनियम के क्या उद्देश्य हैं, इस पर फोकस किया था। और आज मैं अपनी तीसरी वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूं विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 2000 की विशेषताएं। साथ ही मैं ये भी कोशिश करूंगा कि मैं आपको फेरा और फेमा में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर आया है, इसको बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली विशेषता, निवेश के उदार नियम। तो फेमा अधिनियम जो है वो बहुत ही अच्छा अधिनियम है व्यापारियों के लिए एवं विदेशी विनिमय करने के लिए एक अच्छा अधिनियम है ये। जैसे विशेषता में लिखा है निवेश के उदार नियम, मतलब यहाँ उदार नीति अपनाई गई है ताकि किसी भी व्यापारी को विदेशी व्यापार करने में या विदेशी विनिमय करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसकी दूसरी विशेषता है अधिनियम में धाराओं की संख्या। अधिनियम में धाराओं की संख्या के बारे में मैं कह रहा था कि इस अधिनियम में 49 धाराएं हैं और उस 49 धाराओं में विदेशी विनिमय से संबंधित प्रावधान एवं नियमों के बारे में जिक्र किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी तीसरी विशेषता, विदेशी मुद्रा के आहरण की सीमाओं में वृद्धि। विदेशी मुद्रा के आहरण की सीमाओं में वृद्धि कहने का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति या व्यापारी व्यापारिक उद्देश्य से या किसी सेमिनार में भाग लेने के उद्देश्य से विदेश जाता है तो प्रति चक्कर पर ट्रिप $25,000 के लिए या $25,000 के आहरण के लिए उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि वो चाहे इस अवधि में विदेश में कितनों दिन भी रहा हो, उसका यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको पर ट्रिप $25,000 तक अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। चौथी विशेषता है अंश प्रतिभूतियों एवं संपत्तियों को ग्रहण करने का अधिकार। इसके अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत वे व्यक्ति जो भारत में रह चुका हो और अब विदेश में जाकर के वहाँ निवास करता हो या वहीं का निवासी हो गया हो, वो यहाँ पर भारत प्रवास के दौरान यदि कोई अंश प्रतिभूति या संपत्तियाँ ग्रहण किए थे तो वो वहाँ जाने के पश्चात भी उसको अपने अधिकार में रख सकता है। ये इसकी चौथी विशेषता है। पांचवी विशेषता हम देखते हैं अधिनियम का क्षेत्र। तो अधिनियम का क्षेत्र के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि ये जो अधिनियम है वो जम्मू कश्मीर सहित समस्त भारत में लागू होता है। साथ ही साथ ये उन संस्थाओं, कार्यालयों या एजेंसियों में भी लागू होता है जिसका रजिस्ट्रेशन, पंजीयन, समामेलन भारत से हुआ हो, या यूँ कहना चाहिए जिसका नियंत्रण जो है वो भारत से होता है। उन सभी संस्थाओं पर, कार्यालयों पर ये अधिनियम लागू होगा। इसके बाद हम देखते हैं छठवीं विशेषता, चालू खाते के लेन देन पर समुचित प्रतिबंध लगाना। तो इस अधिनियम में एक ये भी प्रावधान है कि केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपस में परामर्श करके चालू खाते के लेन देन पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। चालू खाते के साथ साथ केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को ये भी अधिकार है कि वो पूंजी खाते के अंतर्गत भी होने वाले लेन देन पर उसकी सीमाओं का निर्धारण कर सकते हैं कि किस सीमा तक पूंजी का लेन देन किया जा सकता है। अब हम देखते हैं सातवीं विशेषता है सनसेट अधिनियम, सनसेट अनुच्छेद। सनसेट अनुच्छेद का मतलब ये है कि जब इसके पूर्व फेरा लागू हुआ था और फेरा के जस्ट बाद
फेरा की समाप्ति होने के बाद फेमा अधिनियम लागू हुआ। तो सनसेट अनुच्छेद हमको ये बताता है कि जब फेमा लागू हुआ तो उसके पहले फेरा से संबंधित जो मुकदमा चल रहा था उसको 2 साल के भीतर निपटाने के लिए समय दिया गया था। 2 साल के भीतर मुकदमे को कंप्लीट कर लिया जाए। यदि उस 2 वर्ष के दौरान उस मुकदमे का निपटारा नहीं होता है तो फिर वह मुकदमा स्वतः ही खारिज हो जाएगा। ऐसा उसमें नियम बनाया गया है। इसको हम बोलते हैं सनसेट अनुच्छेद। अब इसके बाद हम देखते हैं 8वीं विशेषता, दान की मात्रा में वृद्धि। दान की मात्रा में वृद्धि करने का मतलब ये है कि अब कोई भी भारतीय या कोई भी हमारे देश के व्यापारी अगर दान के रूप में कोई राशि प्रेषित करना चाहते हैं तो अब वो $1000 के अपेक्षा $5000 तक का जो राशि है वो प्रेषित कर सकता है। इसके पहले $1000 तक की ही सीमा थी, परंतु फेमा अधिनियम में इस सीमा को बढ़ा करके $5000 तक सीमाएं निर्धारित कर दी गई है। तो ये मैं आपको विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम की विशेषताएं बता रहा था। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं जिससे आप जान सकते हैं कि फेरा से फेमा में क्या क्या परिवर्तन हुआ होगा, फेमा की क्या लक्षण है, क्या विशेषताएं हैं, किस बात पर ये किसके लिए इसका निर्माण किया गया है, ये हम इससे जान सकते हैं। अब मैं आपको फेरा और फेमा में अंतर बताने जा रहा हूं कि पहले जब फेरा था उसके बाद फेमा अधिनियम लागू हुआ तो दोनों में क्या अंतर है। तो देखते हैं फेरा एवं फेमा में अंतर। सबसे पहले मैं फेरा के शब्द विस्तार बता देता हूं। फेरा मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट और फेमा का अर्थ है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। मतलब आर और एम का ही अंतर है। आर रेगुलेशन मीन्स नियमन से है और एम मैनेजमेंट मीन्स प्रबंध से है। तो हम देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले पीढ़ी के बारे में बता दें तो फेरा जो है वो प्रथम पीढ़ी का नियंत्रक विधान है और फेमा जो है वो विदेशी व्यापार की स्थिति को सुधारने के लिए निर्मित किया गया है। तो फेरा के बारे में आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और बताना चाहूँगा कि फेरा जो है अधिनियम जो है वो 1973 में लागू किया गया था और फेमा जो है वो 1 जून 2000 से लागू हुआ था। तो पीढ़ी के बारे में बात कर रहे थे तो दोनों में खास अंतर ये है कि ये फेरा जो है वो पहली पीढ़ी का नियंत्रक विधान था और फेमा जो है वो विदेशी व्यापार को सुगम करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया। हम यहाँ पर पहले अंतर में ये भी देख सकते हैं कि फेरा जो है वो नियंत्रण करने का कार्य करता था। पूंजी का दुरुपयोग न हो, विनियोगों का दुरुपयोग न हो, इस पर विशेष ध्यान रखता था। परंतु फेमा जो है वो विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लागू हुआ। अब हम देखते हैं दूसरा अंतर, धाराओं की योजनाएं। तो मैं धाराओं की योजनाओं के बारे में बता रहा था। तो धारा के बारे में बात करते हैं तो फेरा में कुल 81 धाराओं का वर्णन है, जिसमें से 32 धारा परिचालन से संबंधित है और शेष धारा अपराध, प्रवर्तन निदेशालय, प्रबंध इससे संबंधित है। जबकि फेमा में 49 धाराओं का जिक्र है जो 7 अध्यायों में बटा हुआ है। इसमें से पहला जो 3 अध्याय है उसमें प्राथमिक, नियमन, विदेशी विनिमय, प्रबंध, अधिकृत व्यक्ति आदि से संबंधित है और जो शेष 4 धाराएं हैं उसमें उल्लंघन एवं अर्थदंड, निर्णयन एवं अपील, प्रवर्तन निदेशालय और चौथा विविध है। तो इस प्रकार से फेरा में कुल 81 धाराएं हैं और
फेमा में 49 धाराएं हैं। तो ये अंतर देखने को मिलता है। अब तीसरा है उदारीकरण में नम्रता। उदारीकरण में नम्रता कहने का मतलब ये है कि फेरा में ऐसे अनेक धाराएं हैं जिसमें अपराध शब्द का बोध हुआ है, अपराध शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जबकि फेमा में अपराध शब्द का इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया गया है। यहाँ अपराध शब्द की अपेक्षा उल्लंघन शब्द का उपयोग ज़्यादा किया गया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे लिखा है उदारीकरण में नम्रता, तो यहीं पर फेरा और फेमा में नम्रता देखने को मिलता है, दो अंतर देखने को मिलता है। जैसे मैं कह रहा था कि फेरा जो है वो उसके जो अधिनियम है वो काफ़ी जटिल थी, फेमा अधिनियम जो है वो नम्र है। तो ये नम्रता यहीं पर देखने को मिलता है कि फेरा में अपराध शब्द का इस्तेमाल किया गया है और फेमा में उल्लंघन शब्द का। चौथा अंतर है डिफ़ॉल्ट की प्रकृति। तो डिफ़ॉल्ट की प्रकृति के अंतर्गत हम देखते हैं, फेरा में जिस व्यक्ति से जो अपराध होता था तो उसकी जो प्रकृति थी वो आपराधिक थी, जबकि फेमा में इसकी जो प्रकृति है, उल्लंघन की जो प्रकृति है वो दीवानी है। तो ये अंतर यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं पांचवा है गिरफ्तारी। तो गिरफ्तारी कहने का मतलब ये है कि फेरा में जो प्रवर्तन निदेशालय के अंतर्गत जो अधिकृत व्यक्ति होते हैं वो किसी व्यक्ति को जो फेरा अधिनियम का उल्लंघन किया है या अपराध किया है उसको गिरफ्तार करने का अधिकार जो है उसके पास रहता था, जबकि फेमा में जो अधिकृत व्यक्ति है वो आदेश जारी कर सकता है कि अमुक व्यक्ति अगर किसी लेन देन में या किसी बड़ी राशि के भुगतान में कोई त्रुटि की है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये अंतर है। अब हम देखते हैं छठवां है उल्लंघन के कंपाउंडिंग की शक्ति। तो मैं उल्लंघन के कंपाउंडिंग की शक्ति के बारे में बता रहा था। तो फेरा अधिनियम में उल्लंघन के कंपाउंडिंग की कोई प्रावधान नहीं है, जबकि फेमा में अधिनियम की धारा 15 में प्रवर्तन निदेशालय या अधिकृत व्यक्ति को कंपाउंडिंग की शक्ति प्रदान की गई है। अगर कोई इस दिशा में उल्लंघन करता है या कोई अपराध करता है तो फिर उल्लंघन के कंपाउंडिंग की शक्ति फेमा में दी गई है। इसके बाद हम देखते हैं सातवां अंतर है अर्थदंड में। तो अर्थदंड में बहुत ज़्यादा अंतर आया है। फेरा जो है वो बहुत कठोर था, मैं पहले भी इसका जिक्र करते आया हूँ, फिर भी आपको बता दूँ कि फेरा में अगर कोई व्यापारी या कोई व्यक्ति द्वारा किसी अधिनियम का उल्लंघन होता था तो निहित राशि के 5 गुना जो न्यूनतम 5,000 रुपये तक हो सकता था। कहने का मतलब ये है कि अगर वो 1 लाख रुपये तक की राशि का कोई उल्लंघन किए हैं या भुगतान में कोई हेरा फेरी किए हैं तो 5 गुना अर्थात 5 लाख रुपये तक देना पड़ सकता था, या न्यूनतम वो 5,000 रुपये तक। और फेमा में उसको घटा दिया गया है और जो उल्लंघन में निहित राशि है उसको 3 गुना कर दिया। और यहाँ पर जैसे फेरा में न्यूनतम 5,000 रुपये उल्लेखित थी राशि, यहाँ पर 2 लाख रुपये अधिकतम राशि रखी गई है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर 1 लाख रुपये तक की कोई राशि का उल्लंघन होता है तो यहाँ पर 3 लाख रुपये नहीं देना पड़ेगा नियमानुसार, 2 लाख रुपये अधिकतम निर्धारित की गई है, अर्थात 2 लाख रुपये तक ही अर्थदंड देना होगा। जबकि फेरा के बारे में मैं बता रहा था कि 5 गुना मतलब 5 गुना 1 लाख रुपये तक का अगर उल्लंघन में निहित राशि है तो 5 लाख रुपये तक देना पड़ता, जबकि यहाँ पर अधिकतम राशि 2 लाख रुपये तक सीमित की गई है। इसके बाद अब हम देखते हैं 8वां पॉइंट निवासी स्थिति। निवासी स्थिति के बारे में मैं बता रहा था कि दोनों के परिभाषा में अंतर है। फेरा के अधीन निवासी स्थिति के निर्धारण के मानदंड
भारत के नागरिक होने से भिन्न है। यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तब उसके भारत में या भारत के बाहर निवास की अवधि अप्रासंगिक है। दूसरी ओर फेमा के अधीन नागरिकता से कोई संबंध नहीं है, वरन भारत में निवास की अवधि प्रासंगिक है जब भारत में निवासी व्यक्ति को परिभाषित किया गया है। तो इनके निवासी स्थिति में भी अंतर है। इसके बाद हम देखते हैं नवीन परिभाषाएं। तो फेमा में पूंजी खाते व्यवहार, चालू खाते व्यवहार, निर्यात सेवाएं, ये ऐसे पारिभाषिक शब्दावली शामिल किया गया है जो फेरा में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसके बाद देखते हैं 10वां अंतर, अभियोजन से निर्भयता। फेरा की धारा 80 जो है वो केंद्रीय सरकार को अधिकृत करती थी कि अपराधी के अभियोजन से मुक्ति प्रदान करें, अपराधी को अभियोजन से मुक्ति प्रदान करें और अर्थदंड से भी मुक्ति प्रदान करें। दूसरी ओर फेमा में ऐसा कोई शक्ति केंद्रीय सरकार को प्रदान नहीं की गई है, ये अंतर है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं फेरा और फेमा में बहुत सारे अंतर है। इसी प्रकार का एक अंतर मैं आरोप सिद्ध करने के बारे में भी कहना चाहूँगा कि फेरा अधिनियम में आरोप सिद्ध करने का दायित्व जो है वो आरोपी के ऊपर था और फेमा में आरोप सिद्ध करने का दायित्व प्रवर्तन निदेशालय को दिया गया है। तो इस प्रकार से विभिन्न अंतर हमको देखने को मिलता है। ओवरऑल हम यह कह सकते हैं कि फेमा जो है वो फेरा की तुलना में विदेशी विनिमय को बढ़ाने के लिए ज़्यादा असरदार है और व्यापारियों की दृष्टि से भी फेरा की तुलना में ज़्यादा अच्छा है। फिर भी हम ये कह सकते हैं, कुछ आलोचकों का कहना भी है कि फेरा अधिनियम ज़्यादा अच्छा था, उससे काला धन में कमी आई थी। फेमा में व्यापारी लोग जो हैं वो काला धन अर्जित करने में कामयाब हो जाते हैं। परंतु हम निष्कर्ष के रूप में यही कहना चाहेंगे कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, हमारे देश में विदेशी पूंजी को लाने के लिए, विदेशी मुद्रा को लाने के लिए, विदेशी व्यापार के ज़्यादा अच्छे से संचालन करने के लिए, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, पूंजी बाजार को बढ़ावा देने के लिए अगर इत्यादि बातों को हम ध्यान में रखते हैं तो फेमा अधिनियम जो है वो एक बहुत अच्छा अधिनियम है। तो मेरा आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।